हमने अपने पिछली वीडियो में शिक्षा के उद्देश्य उसके बारे में बता दिया था कि सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए। तो सांख्य दर्शन के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है वह है कि मनुष्य जीवन का अंतिम उद्देश्य जो है मुक्ति है, और यह मुक्ति प्रकृति पुरुष के भेद को जानने से प्राप्त होती है। अतः मनुष्य का विकास इस प्रकार होना चाहिए कि वह प्रकृति और पुरुष के भेद को समझ सके और दुख से छुटकारा प्राप्त कर सके और मुक्त हो सके। प्रकृति पुरुष जो यहाँ बताया गया था, तो प्रकृति पुरुष है कि जो पदार्थ जन्य है, जो संसार है ये, और जो पुरुष का मतलब यहाँ था आत्मा से। तो अगर इन दोनों के भेद को व्यक्ति जान लेगा तो वो जो है उसे मुक्ति जो प्राप्त हो जाएगी। ये हमारा कि शिक्षा की पाठ्यचर्या, सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षा की पाठ्यचर्या कैसी होनी चाहिए। तो इसमें दिया गया है कि पाठ्यचर्या उद्देश्य की प्राप्ति का साधन होती है। सांख्य दर्शन मनुष्य की भौतिक एवं आध्यात्मिक दोनों पक्षों को सत्य मानता है, अतः दोनों के विकास को समान महत्व देता है। ये बताया गया है कि नंबर 1 बताया गया है इसमें, सांख्य दर्शन के अनुसार पाठ्यचर्या में पदार्थ और आत्मा दोनों से संबंधित ज्ञान और क्रिया को स्थान देना चाहिए। नंबर 2 है, सांख्य दर्शन के अनुसार भिन्न भिन्न आयु वर्ग के बच्चों के लिए भिन्न भिन्न पाठ्यचर्या होनी चाहिए। नंबर 3 है, सांख्य दर्शन के अनुसार शिशु काल में बच्चों की कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों का विकास बहुत तेज़ी से होता है, अतः इस काल में सबसे अधिक बल उसके उचित विकास पर देना चाहिए। नंबर 4, बाल्यकाल में इंद्रियों का विकास तो चालू रहता है और इसके साथ साथ अंतःकरण क्या मन और अहम एवं बुद्धि का विकास भी होने लगता है। बुद्धि तत्व के विकास के लिए पाठ्यचर्या में क्या शामिल होना चाहिए? भाषा, साहित्य, सामाजिक विषय, पदार्थ विज्ञान, गणित को सम्मिलित करना चाहिए। जैसे कि हम आज के समय में देखते हैं ये चीज़ें हमारे पाठ्यक्रम में शामिल रहती हैं। और नंबर 5 है, किशोर अवस्था पर अहंकार स्थायी होने लगता है, बुद्धि में निर्णय लेने की शक्ति आने लगती है। इस अवस्था में पाठ्यचर्या में तर्क आधारित विवेचनात्मक विषयों को स्थान देना चाहिए। अब आ जाता है शिक्षण की विधियाँ। सांख्य दर्शन के अनुसार जो ज्ञान प्राप्त करने के 3 साधन इसमें बताए गए हैं। नंबर 1 है प्रत्यक्ष, नंबर 2 है अनुमान और नंबर 3 है शब्द। अब इसमें आता है कि प्रत्यक्ष का क्या मतलब है। प्रत्यक्ष का मतलब है कि हम किसी वस्तु को देखकर जो उसके बारे में बताते हैं वह जो है कि हाँ वस्तु किस प्रकार की है, तो ये हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान है। फिर आ जाता है हमारा अनुमान जो होता है हमारे पूर्व ज्ञान पर आधारित होता है कि हमने कोई वस्तु पहले देखी उसके जैसी कि हाँ ये वस्तु वैसी थी, लेकिन एक अनुमान हमने लगा दिया कि हाँ ये वही हो सकता है। ऐसा मान लीजिए कि अनुमान हो सकता है कि हमने देख रखा है कि कहीं धुआं उठ रहा है, तो धुआं जो उठ रहा है वो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि हमें एक पहला अनुमान हमने पूर्व ज्ञान ये था कि जहाँ धुआं उठ रहा था वहाँ आग थी, तो हम ये हमारा अनुमान हो सकता है कि यहाँ धुआं उठ रहा है तो आग निश्चित होगी, अतः यहाँ पे जो आग के द्वारा ही धुआं उठ रहा है। एक होता है शब्द के आधार पर प्राप्त ज्ञान। शब्द के आधार पर प्राप्त ज्ञान का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा कुछ जो बताया जा रहा है वो लिखित हो या फिर मौखिक हो, उन शब्दों के माध्यम से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है वह भी जो है शिक्षण की विधियों में आता है। बात आती है अब अनुशासन की। तो सांख्य दर्शन सबसे जो है सांख्य दर्शन के अनुसार जो सांख्य दर्शन है वो अनुशासन का समर्थन करता है। अनुशासन का पहला पद है वो है यम। ये गलत हो गया, यम का अर्थ है कि मन, वचन और कर्म पर संयम। तो व्यक्ति को जो है मन, वचन और अपने कर्म पर जो है संयम रखना चाहिए। अगर वो इन चीज़ों पर, मन पे, अपने वचन पर और अपने कर्म पर संयम रखता है तो वह व्यक्ति क्या है? अनुशासित है। नंबर 2, इसके लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, इन 5 व्रतों का पालन करना चाहिए।
अतः अनुशासन के लिए सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह वो ब्रह्मचर्य इन 5 व्रतों का पालन करना चाहिए। नंबर 3 है अनुशासन का जो दूसरा पद इसमें बताया वो है नियम। नियम के भी 5 पद बताए गए हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, प्राणिधान। नंबर 4 है ये कि इन 5 व्रत एवं 5 नियमों का पालन जितनी सीमा तक किया जाता है वह उतना ही अनुशासित माना जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षक और शिक्षार्थी का संबंध कैसा होना चाहिए? ये कहता है कि ये हो गया सांख्य दर्शन के अनुसार शिक्षक को अपने विषय का पंडित होना चाहिए, मतलब अपने विषय का पूर्ण ज्ञान शिक्षक को होना चाहिए। नंबर 2 है शिक्षक को प्रकृति एवं पुरुष में भेद का स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए, जिससे वह शिष्य में विवेक ज्ञान विकसित कर सके। विवेक ज्ञान से मतलब है कि जो उसका शिष्य है वह अपने निर्णय स्वयं ले सके अपने विवेक के आधार पर। नंबर 3 है शिक्षक को अनुशासन का पालन करना चाहिए। अगर शिक्षक अनुशासन का पालन करेगा तो उसका जो शिष्य होगा वह भी अनुशासित ही होगा। अब ये सांख्य दर्शन की शिक्षा को इसका मूल्यांकन, दिन नहीं है यहाँ है देन। सांख्य दर्शन की शिक्षा को देन का मूल्यांकन तो यह है कि सांख्य दर्शन प्रकृति एवं पुरुष दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है, इसलिए वह भौतिकवादी और आध्यात्मिकवादी दोनों विचारधाराओं के व्यक्ति को स्वीकार करता है। यह बात आई ना कि प्रकृति और पुरुष दोनों के स्वतंत्र अस्तित्व को स्वीकार करता है। मानता है कि प्रकृति अलग है और पुरुष जो अलग है। प्रकृति जो क्या है, जो ये पदार्थजन्य संसार है वह जो प्रकृति का माना गया है, और जो पुरुष जो माना गया है ये आत्मा को माना गया है। इसलिए भौतिकवादी पदार्थजन्य संसार है उसको भौतिकवादी, और जो आत्मा है उसमें आध्यात्मवादी दोनों विचारधाराओं के व्यक्तियों को स्वीकार करता है। परंतु इसका अनेकात्मवाद और निरीश्वरवाद अन्य भारतीय दर्शनों की आलोचना का विषय है। क्योंकि ये देखिए, जब ये प्रकृति और पुरुष दोनों को मान रहा है, प्रकृति और आत्मा दोनों को मान रहा है, तो यहाँ इसने जो है अनेकात्म, लेकिन इसने क्या हुआ, अनेकात्मवाद माना है। जो कि इसका जो मानना है ये है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर एक अलग आत्मा होती है। जितने जीव होंगे प्रत्येक जीव के अंदर एक अलग आत्मा होती है, और संसार में जितने जीव हैं उतनी ही आत्माएं हैं। तो यहाँ इसने अनेकात्मवाद को माना है, और इसने निरीश्वरवाद को भी माना है। मतलब ईश्वर का जो इसने समर्थन नहीं किया है, इसने नहीं माना कि ईश्वर होता है। इसने सिर्फ आत्मा को तो माना है, लेकिन इसने ईश्वर को नहीं माना। इसलिए जो है जो भारतीय दर्शन है उनकी आलोचना का विषय है। सांख्य दर्शन की तत्व मीमांसा एवं ज्ञान मीमांसा बड़ी वैज्ञानिक है। सांख्य दर्शन की आचार मीमांसा बड़ी व्यवहारिक। इस दृष्टि से इस दर्शन का जो शैक्षिक महत्व है वो सबसे अधिक है।